Hello students, Namaste. In previous video, I discussed about solubility of gas in liquids and we study the factor affecting solubility of gas in liquids, and that factors are nature of solute and solvent. Second factor is temperature, and third is effect of pressure. In this effect, we study about Henry's law, and today's we are going to start about vapor pressure. What is the vapor pressure? And about Raoult's law. Raoult's give a relation between vapor pressure and the amount of solute. सॉल्यूट जो सॉल्वेंट के अंदर मिक्स्ड होकर सॉल्यूशन फॉर्म करता है, उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होता है और उस वेपर प्रेशर को हम किस तरह से मेजर कर सकते हैं, इस चीज़ के बारे में हम यहाँ पर स्टडी करने जा रहे हैं। तो देखो, वेपर प्रेशर होता क्या है, क्या होना चाहिए वेपर प्रेशर। तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हो कि अगर देखो, मैं हेडिंग डाल देता हूँ, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर इन लिक्विड सॉल्यूशन। जो लिक्विड सॉल्यूशन होते हैं उनके अंदर वेपर प्रेशर किस तरह से होता है। देखो, अगर हम कोई सॉल्यूशन ले लें, एक कंटेनर लें और इस कंटेनर के अंदर यहाँ पर हम एक सॉल्यूशन भर दें, इसमें सॉल्यूशन भरा हुआ है, ठीक है। इस कंटेनर को अगर आप ओपन एरिया में रख देते हो, कंटेनर को अगर ओपन एरिया में रख देते हो, तो इसके अंदर से जो सॉल्यूशन भरा हुआ है, सॉल्यूशन का मतलब इट मीन्स हम मान लेते हैं कि हमने एक कोई भी कंटेनर लिया और उसमें पानी भर दिया, ठीक है ना, और उस कंटेनर से जो सॉल्यूशन या वाटर जो होगा, ये रेगुलरली क्या होता रहेगा, वेपोराइज होता रहेगा। रेगुलरली क्या होगा, वेपोराइज होगा और इसकी वेपर बनकर उड़ती रहेगी। और ये जो प्रोसेस है ये अनलिमिटेड टाइम तक चलती रहेगी, और ये तब तक चलती रहेगी जब तक पूरा का पूरा लिक्विड ख़त्म ना हो जाए। और एक चीज़ और, ये किसी भी टेम्परेचर पर वेपोराइजेशन की सिस्टम चलता रहता है। हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अगर हमने कंटेनर में वाटर को फिल कर दिया तो ये वाटर तो 100 डिग्री टेम्परेचर पर वेपर में कन्वर्ट होगा, ऐसा नहीं होता। वेपोराइजेशन की जो प्रोसेस है वो किसी भी टेम्परेचर पर रेगुलरली चलती रहती है। अगर कम टेम्परेचर है तो भी पानी वेपर में कन्वर्ट होता रहेगा और उड़ता रहेगा, ठीक है ना। तो ओपन कंटेनर के अंदर ये रेगुलर अनलिमिटेड टाइम तक वेपोराइजेशन की प्रोसेस चलती रहेगी, और धीरे धीरे आपका जो लिक्विड है ये फिनिश हो जाएगा, लिक्विड फिनिश हो जाएगा, वेपोराइजेशन प्रोसेस भी फिनिश हो जाएगी। लेकिन अगर दूसरी कंडीशन ले लें हम यहाँ पर, कि कंटेनर ले लिया आपने और इस कंटेनर के अंदर आपने कोई भी सॉल्यूशन को फिल कर दिया और आपने इस कंटेनर को क्लोज कर दिया, ये क्लोज कंटेनर हो गया, ठीक है ना। ये कैसा कंटेनर हो गया, क्लोज कंटेनर हो गया। अब इसके अंदर से ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन की क्या बनेगी, वेपर बनेगी, और वेपर बनकर ये ऊपर उठेगी, ऊपर उठेगी। लेकिन कंटेनर आपका ऊपर से कैसा है, क्लोज है। तो यहाँ से जो भी वेपर बनेगी वो इस कंटेनर की इस सरफेस से जाकर टकराएगी, और टकराने के बाद ये जो वेपर है ये इसके ऊपर जमा हो जाएगी और कन्वर्ट हो जाएगी अगेन सॉल्यूशन में, और फिर वो सॉल्यूशन कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ऐसा सिस्टम चलता है ना। तो अगर आप क्लोज कंटेनर लेते हो तो क्लोज कंटेनर के अंदर सॉल्यूशन की जो वेपर बनेगी, वो वेपर बनने की जो प्रोसेस है वो अनलिमिटेड टाइम तक तो नहीं चलेगी,
अनलिमिटेड तक टाइम तक क्यों नहीं चलेगी? यहाँ पर ये अनलिमिटेड टाइम क्यों था? क्योंकि कंटेनर ओपन था और यहाँ से जितने भी जो सॉल्यूशन मॉलिक्यूल्स वेपोराइज हुए हैं वो ओपन एटमॉस्फेयर के अंदर चले गए। कहाँ चले गए? ओपन एटमॉस्फेयर के अंदर चले गए और ये प्रोसेस अनलिमिटेड टाइम तक चलती रही। बट यहाँ पर हमने कंटेनर को क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। कंटेनर को क्या कर दिया हमने? यहाँ पर क्लोज कर दिया। और कंटेनर को जब क्लोज कर दिया तो ये अनलिमिटेड टाइम तक प्रोसेस चलेगी क्या? नहीं चलेगी। ये तो एक फिक्स टाइम तक चलेगी। कब तक? जब तक ये कंटेनर में जो ये वैकेंट स्पेस है, अगर ये वैकेंट स्पेस फुल हो जाता है वेपर पार्टिकल्स से, तो ये जो प्रोसेस होगी ये रुक जाएगी। और इसमें क्या होगा कि यहाँ से तो इवापोरेशन की जो प्रोसेस है वो उसके द्वारा वेपर आएगी, और ये जो वेपर है ये ऊपर इस सरफेस से टकराने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगी? सॉल्यूशन में। तो वेपोराइजेशन और वापस सॉल्यूशन बनने की जो प्रोसेस है वो दोनों एक साथ चलेंगी। तो देखो क्या चल रहा है, देखो इवापोरेशन चल रहा है, इवापोरेशन, ठीक है ना। इवापोरेशन की प्रोसेस हुई, मॉलिक्यूल्स बने, वेपर मॉलिक्यूल्स बने, और वेपर मॉलिक्यूल्स सरफेस से टकराए। सरफेस से टकराने के बाद ये क्या करेंगे? ये जो वेपर मॉलिक्यूल है इस सरफेस से टकराने के बाद कोल्ड हो जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे, और ठंडे होने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएंगे किस में? सॉल्यूशन में। तो जो वेपर पार्टिकल्स हैं उनका ठंडा होकर अगेन कन्वर्ट हो जाना सॉल्यूशन में या वाटर में, ये प्रोसेस क्या कहलाती है? कंडेंसेशन। ये प्रोसेस क्या कहलाती है? कंडेंसेशन, ठीक है ना। तो इवापोरेशन हुआ पहले तो, और इवापोरेशन के बाद ये कंटेनर की जो सरफेस क्लोज थी इससे टकराकर ये इवापोरेट जो मॉलिक्यूल्स थे वो कंडेंस हुए, और कंडेंस होने के बाद कन्वर्ट हो गए किस में? सॉल्यूशन में। तो देखो इवापोरेशन हो रहा है, और इवापोरेशन के बाद क्या हो रहा है? कंडेंसेशन हो रहा है। ये दोनों प्रोसेस रेगुलरली चलती रहेंगी कि नहीं चलती रहेंगी? ये दोनों प्रोसेस इस कंटेनर में रेगुलरली चलती रहेंगी। अब रेगुलरली जब इस कंटेनर के अंदर चलती रहेंगी तो एक कंडीशन कैसी आएगी? जब इवापोरेशन और कंडेंसेशन दोनों की जो रेट है वो कैसी हो जाएगी? सेम हो जानी है। कैसी हो जानी है? सेम हो जानी है, यानी कि जितने पार्टिकल्स यहाँ से इवापोरेट होंगे उतने ही पार्टिकल्स कंडेंस होकर नीचे आ जाएंगे। It means we can say that the rate of evaporation is equal to the rate of condensation, and at this stage equilibrium established। इस स्टेज में क्या आ जाएगा? दोनों के बिटवीन इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ये दोनों के बिटवीन क्या आ जाएगा? इक्विलिब्रियम आ जाएगा। और अगर दोनों के बिटवीन इक्विलिब्रियम आ गया तो हमको ये पता ही नहीं लगेगा कि कितने मॉलिक्यूल्स तो वेपोराइज हुए और कितने मॉलिक्यूल्स कंडेंस हुए। इट मीन्स ये जो रिएक्शन है, ये जो प्रोसेस है, ये रुक जाएगी। ये प्रोसेस क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। समझ में आ रही है बात? तो अब देखो वेपर प्रेशर क्या होता है। तो फिर ये जो सॉल्यूशन के अंदर से जो मॉलिक्यूल्स वेपराइज होकर ऊपर आए हैं, इन वेपर पार्टिकल्स के द्वारा इस सॉल्यूशन की सरफेस पर जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है वही क्या क्या कहलाता है? वेपर प्रेशर कहलाएगा। समझ में आ रही बात? जो सॉल्यूशन के पार्टिकल वेपोराइज होंगे, वेपोराइज होकर ऊपर आ जाएंगे, और ऊपर आकर ये कंडेंसेशन की प्रोसेस चालू हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये जो वेपोराइज पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल्स के द्वारा सॉल्यूशन की जो सरफेस है उस सॉल्यूशन की सरफेस पर जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाएगा
वही क्या कहलाएगा, वेपर प्रेशर। लेकिन इसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, इसमें इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होना चाहिए और टेम्परेचर आपका पर्टिकुलर होना चाहिए। टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, पर्टिकुलर। तो हम क्या बोल सकते हैं, एट द पर्टिकुलर टेम्परेचर इन इक्विलिब्रियम स्टेट द मॉलिक्यूल्स ऑफ वेपर exert a pressure at the surface on the surface of solution is known as vapor pressure। तो समझ में आ रहा है वेपर प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट टेम्परेचर पर जब इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाती है उस टाइम पर ये जो वेपर मॉलिक्यूल्स हैं इनके द्वारा सॉल्यूशन की सरफेस पर जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाएगा वही वेपर प्रेशर कहलाता है। ओके, तो चलो इसकी डेफिनेशन को हम यहाँ पर नोट करते हैं। डेफिनेशन नोट करते हैं बेटा, इसको हम स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इज द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इज द pressure exerted by the vapor in equilibrium with the liquid at a particular temperature, with the liquid at a particular temperature। ये क्या कहलाएगा, वेपर प्रेशर। किसकी डेफिनेशन होगी बेटा, ये वेपर प्रेशर की। ठीक है ना, तो आपको समझ आ रहा होगा, वेपर प्रेशर एक्सर्टेड बाय मॉलिक्यूल्स ऑफ वेपर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। इसको मैं इस तरह से भी नोट कर सकता हूँ, अगर ये परिभाषा आपकी समझ नहीं आ रही है तो मैं इसको दूसरी तरह से लिख रहा हूँ, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मॉलिक्यूल्स, द प्रेशर exerted by the molecules of vapor pressure exerted by the molecules of vapor on the surface of liquid, on the surface of the liquid at particular temperature in equilibrium state। in equilibrium state is called vapor pressure। समझ में आ रही होगी परिभाषा, इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। देखो, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मॉलिक्यूल्स, जो प्रेशर एक्सर्टेड किया जाता है किसके द्वारा, मॉलिक्यूल्स ऑफ वेपर ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, लिक्विड की सरफेस पर। अभी आपको बता रहा था ना मैं, ये लिक्विड भरा हुआ है,
और इसकी ये जो सरफेस है, इस सरफेस पर जो प्रेशर एक्सर्टेड किया जा रहा है इन वेपर मॉलिक्यूल्स के द्वारा, लिक्विड की सरफेस पर इन वेपर मॉलिक्यूल्स के द्वारा जो प्रेशर एक्सर्टेड किया जा रहा है पर्टिकुलर टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम स्टेट में। और इक्विलिब्रियम स्टेट ध्यान है ना कैसे आई थी, कंटेनर को क्या कर दिया था आपने, क्लोज। तो जितने पार्टिकल्स इवापोरेट हो रहे थे वो उतने ही पार्टिकल्स का क्या हो रहा था, कंडेंसेशन हो रहा था। तो द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन इज इक्वल एंड दिस स्टेट इज नोन एज इक्विलिब्रियम। और इस इक्विलिब्रियम स्टेट में, कौन सी स्टेट में, इक्विलिब्रियम स्टेट में वेपर पार्टिकल्स के द्वारा जो प्रेशर लिक्विड की सरफेस पर एक्सर्टेड किया जाएगा उसको ही क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा हम, वेपर प्रेशर बोलेंगे। ठीक है ना। तो ये वेपर प्रेशर की आप यहाँ पर डेफिनेशन नोट करिए। नेक्स्ट पॉइंट है वेपर प्रेशर इन लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर वेपर प्रेशर किस तरह से होता है ये हम देखते हैं। तो देखो, अगर आप ये सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन के अंदर, ये जो आपने सॉल्यूशन भरा है यहाँ पर, इस सॉल्यूशन के अंदर यदि आप कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट भर देते हो, अगर इस सॉल्यूशन के अंदर हम कोई नॉन वोलेटाइल, भाई सॉल्यूशन में क्या मिला होगा, सॉल्यूट होगा कि नहीं होगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों होंगे। तो इसके अंदर जो ये सॉल्यूट हमने मिला दिया ये कैसा है, नॉन वोलेटाइल। ठीक है ना। और इस कंटेनर को हमने रख दिया। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर से इवापोरेशन की प्रोसेस चलेगी, इसके अंदर से इवापोरेशन की प्रोसेस चलेगी। इवापोरेशन की प्रोसेस के थ्रू जो सॉल्यूशन और सॉल्यूशन जो है उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों हैं, उस सॉल्यूशन के पार्टिकल्स का क्या होना है, इवापोरेशन होना है। लेकिन यहाँ पर जो इवापोरेशन होगा उसको कौन इफेक्ट करेगा, सॉल्यूट। क्यों, क्योंकि ये कैसा है, नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल का मतलब इसके अंदर हमने कोई ऐसा सॉल्यूट डाल दिया जो इजी वे में वेपराइज नहीं होता है। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो उसमें क्या होगा, सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा, इस स्थिति में सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो प्योर सॉल्यूट के वेपर प्रेशर से कम होगा। इसको मान लूँ अगर मैं P और इसको मान लूँ मैं P0, ठीक है ना। तो P0 इज ग्रेटर देन P, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट ज़्यादा होगा किससे, सॉल्यूशन से, सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से। दोबारा से समझो, अगर आपने कोई सॉल्यूशन ले लियो और उस सॉल्यूशन के अंदर आपने यहाँ पर एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दिया है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करने पर इसकी जो इवापोरेशन की जो प्रोसेस है उसमें कमी आएगी। कमी क्यों आएगी, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो है वो इसकी सरफेस पर जमा हो जाता है, और जब सरफेस पर जमा हो जाता है तो इसके जो वेपोराइज जो पार्टिकल्स है वो बाहर निकलेंगे, तो ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट उनको रोक लेगा, और रोकने के बाद उनको यहाँ वापस सॉल्यूशन में ही मिलाकर रखना चाहेगा। ठीक है ना, वो उनको ऊपर नहीं निकलने देगा। तो सॉल्यूशन की जो वेपर प्रेशर होता है, इस सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स यहाँ पर इसकी सरफेस पर जो प्रेशर एक्सर्टेड करेंगे, तो इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो कम होगा किससे, जो इसके अंदर आपने प्योर सॉल्यूट को ऐड किया है उसके वेपर प्रेशर से।
प्योर सॉल्यूट को आपने जिसको इस यहाँ पर ऐड किया है सॉल्यूशन के अंदर, उस प्योर सॉल्यूट के वेपर प्रेशर से कम प्रेशर होगा किसका? सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा। तो देखते हैं हम कैसे लिखेंगे इसको। इफ some non-volatile solute is added to the solution solvent, if some non-volatile solute is added to the solvent, सॉल्यूट तो कैसे ले लियो? नॉन वोलेटाइल, और किसके अंदर ऐड कर दिया है? सॉल्वेंट के अंदर। अब क्या बन गया है? ये सॉल्यूशन बन गया ना। देन द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, देन द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज लेसर। किससे? सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो किससे कम होगा? प्योर सॉल्वेंट से। लेसर, बिकम लेसर देन द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। बिकम लेसर, इसकी जगह बिकम लिखूं, बिकम लेसर, बिकम lesser than the pure solvent, pure solvent. This is called relative lowering of vapor pressure। देखो आपने यहाँ पर ये कंटेनर लिया था बेटा, ध्यान से समझना। इसमें आपने सॉल्यूशन भर दिया, ये सॉल्यूशन हो गया, ठीक है ना। इस सॉल्यूशन के अंदर आपने यहाँ पर जो सॉल्यूट को ऐड किया है वो कैसा है? नॉन वोलेटाइल है। सॉल्यूट कैसा है? नॉन वोलेटाइल है। और सॉल्वेंट कैसा है? वोलेटाइल है। सॉल्वेंट कैसा बन रहा है? वोलेटाइल। सॉल्वेंट कैसा बन रहा है बेटा? वोलेटाइल बन रहा है, वोलेटाइल है। अब देखो आपने सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ये तो नॉन वोलेटाइल हो गया और ये वोलेटाइल हो गया, ठीक है। अब क्या होगा? अब ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इसके अंदर ऐड है, ठीक है। अब इसके अंदर से जो सॉल्यूशन, जो सॉल्वेंट हैं उसका क्या होगा? वेपोराइजेशन होगा। सॉल्वेंट का क्या होगा? वेपोराइजेशन होगा। सॉल्यूट का तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वो नॉन वोलेटाइल है। अब सॉल्वेंट का अगर यहाँ पर वेपोराइजेशन होता है तो वो जो वेपोराइजेशन होगा उस वेपोराइजेशन को ये जो सॉल्यूट पार्टिकल हैं ये कम होने देंगे कि नहीं होने देंगे? क्योंकि ये तो नॉन वोलेटाइल है, ये इनको रोक कर बैठ जाएंगे। अब एक कंडीशन तो ये गई और एक कंडीशन में आप ऐसे ले लें, यहाँ पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही वेपोराइज हैं, दोनों ही वोलेटाइल हैं, दोनों क्या हैं? वोलेटाइल हैं। ये भी वोलेटाइल है। अब दोनों वोलेटाइल हैं तो ये इसमें इवापोरेशन इजी वे में हो जाएगा, इसमें तो इवापोरेशन ज़्यादा होगा। लेकिन
जब सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल मिल गया तो इस सॉल्वेंट का जो इवापोरेशन होगा वो इसके बजाय तो कम होगा कि नहीं होगा? आखिरी बात समझ में, कम ही होगा ना। अब हम क्या करते हैं, इसकी दूसरी स्टेज समझते हैं। अब आपने ये जो कंटेनर में ये जो सॉल्वेंट भरा है, तो एक तो इस स्थिति में इसका वेपर प्रेशर देखिए, और एक दूसरी कंडीशन ले हो, प्योर सॉल्वेंट ले लो। इसमें क्या भरा हुआ है? प्योर सॉल्वेंट। अब इस प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होगा इस जगह पर ज़्यादा होगा कि इस जगह पर ज़्यादा होगा? बताओ। कंडीशन फर्स्ट में ज़्यादा होगा वेपर प्रेशर के कंडीशन सेकंड में ज़्यादा होगा? अरे सेकंड कंडीशन में वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर इसके वेपराइजेशन को कोई भी रुकावट नहीं है, कोई अवरोध नहीं है ना। लेकिन यहाँ पर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होने के कारण कुछ तो रुकावट आई है। तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा है और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के ऐड होने पर इसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है, और यही हमने ऊपर लिखा है। और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? जो कमी आई है वेपर प्रेशर में जो कमी आई है उस कमी को क्या बोल रहे हैं? रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। उस कमी को क्या बोलेंगे बेटा? रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। समझ में आ रही है ना बात? तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को आप कैसे डिनोट करेंगे? तो देखो, इफ यहाँ पर मैं मान लूँ इफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, इफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, इसको मान लेते हैं पी नॉट, एंड वेपर प्रेशर, बीपी लिख रहा हूं मैं इसको, वेपर प्रेशर को, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में थे जो सॉल्यूशन होगा उसमें से वेपर प्रेशर किसका निकलेगा? सॉल्वेंट का ही तो आएगा। इज P, then lowering in वेपर प्रेशर, कितनी कमी आई वेपर प्रेशर में? प्योर में से सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को आप सब्सट्रैक्ट कर दो, आप लोअरिंग इन वेपर प्रेशर निकाल सकते हो। ठीक है ना। अब जो ये लोअरिंग और वेपर प्रेशर आपने यहाँ पर देखा है, इसके बाद हम बात करते हैं कि जो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर है, जो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर है जो आपने यहाँ पर निकाला है, ये रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर का रिलेशन सीधा सीधा किससे होता है? कंसंट्रेशन से होता है। किससे होता है? कंसंट्रेशन से होता है। अगर आप सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को घटाते या बढ़ाते हैं तो उससे वेपर प्रेशर चेंज होता है। अतः रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर और कंसंट्रेशन के बिटवीन एक रिलेशन होता है, और इस रिलेशन को बताने वाला एक वैज्ञानिक था और उस वैज्ञानिक का नाम है राउल्ट। तो राउल्ट ने ये रिलेशन बताया और इस रिलेशन के साथ साथ उसने अपना एक लॉ भी दिया। तो नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं हम राउल्ट्स लॉ। नेक्स्ट टॉपिक में क्या देखेंगे आप? राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ फॉर सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल सॉल्यूट। देखो यहाँ पर कंडीशन दे दी है कि आपको राउल्ट्स का लॉ एक्सप्लेन करना है, और कंडीशन क्या है कि जब आपके सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट में ऐड किया गया है वो वोलेटाइल होता है, तो सॉल्यूट भी वोलेटाइल है और सॉल्वेंट भी वोलेटाइल है। समझ में आ रही है बात? दोनों के दोनों वोलेटाइल हैं। तो इस कंडीशन में राउल्ट्स क्या कहता है? राउल्ट्स कहता है कि ऐसी स्थिति में
जो वेपर प्रेशर होता है वो उस सॉल्यूशन के अंदर जो मिक्स किए गए कंपोनेंट हैं, सॉल्यूशन में जो मिक्स किए गए कंपोनेंट हैं, कंपोनेंट कौन? सॉल्यूट। सॉल्यूशन के अंदर मिक्स किए गए कंपोनेंट हैं, उनका पार्शियल जो वेपर प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उनके मोल फ्रिक्शन के। द पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रिक्शन। यानी कि आपने यहाँ पर ये सॉल्यूशन लिया और इस सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट ए और बी को मिक्स कर दिया, ठीक है ना। सॉल्यूशन के अंदर कितने कंपोनेंट है? दो कंपोनेंट इसके अंदर मिले हुए हैं। अब इन दोनों कंपोनेंट्स के द्वारा कितना प्रेशर डाला जाएगा वो किस पर डिपेंड करेगा? भाई एक कंपोनेंट होता तो बात अलग होती, लेकिन दो कंपोनेंट हैं। अब दोनों कंपोनेंट्स में से हम एक एक का अगर प्रेशर देखें, वेपर प्रेशर देखें, तो जो कंपोनेंट आपने यहाँ पर यूज़ किए हैं, इन कंपोनेंट्स के द्वारा जो एक्सर्टेड किया गया पार्शियल प्रेशर है, इसके को मैं पी ए मान लूँ, इसके पार्शियल प्रेशर को पी बी मान लूँ, इनके द्वारा जो एक्सर्टेड किया गया पार्शियल प्रेशर है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा कि आपने उस सॉल्यूशन के अंदर कितने मोल उस कंपोनेंट के ऐड किए हैं। समझ में आ रही बात? तो इसलिए कह सकते हैं हम कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रिक्शन। जितने मोल आप यहाँ पर, जितना इसका पार्ट ए का यहाँ पर आप ऐड कर रहे हो, उसके मोल अंश या मोल फ्रिक्शन के बराबर ही तो ये अपना प्रेशर एक्सर्ट करेगा। ठीक उसी प्रकार से जो दूसरा कंपोनेंट है उसका भी जो पार्शियल प्रेशर होगा वो उसके मोल फ्रिक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। समझ में आ रही है? राउल्ट्स क्या करा है, अगर आपने सॉल्यूशन में कोई दो कंपोनेंट मिक्स कर दिए तो दोनों कंपोनेंटों के द्वारा जो प्रेशर, वेपर प्रेशर एक्सर्टेड किया जाएगा उसको कैसे आप बता सकते हो? तो दोनों कंपोनेंट्स के जो पार्शियल प्रेशर होते हैं वो उनके मोल फ्रिक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये बात कही है राउल्ट ने, किसके लिए? कि जब आपने अपने सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट ऐड किया है वो कैसा हो? वोलेटाइल हो। वो कैसा सॉल्यूट हो? वोलेटाइल हो। तो इसके लिए हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, for such solution the partial pressure of each component, for such solution the partial pressure of each component, पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन। कंपोनेंट्स किसके हैं? सॉल्यूशन के। ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल। मोल के होंगे ना? एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, at particular temperature is directly proportional to its mole friction, is directly proportional to
इट्स मोल फ्रिक्शन। समझ लो आराम से, फॉर सच सॉल्यूशन, इस प्रकार के सॉल्यूशन के लिए, किस प्रकार के सॉल्यूशन के लिए, जब वोलेटाइल सॉल्यूट उसके अंदर ऐड हो। फॉर सच सॉल्यूशन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट्स, जितने भी कंपोनेंट आपने उस सॉल्यूशन के अंदर ऐड किए हैं, जितने भी कंपोनेंट आपने उस सॉल्यूशन के अंदर ऐड किए हैं, उनका पार्शियल प्रेशर एक निश्चित ताप पर, पर्टिकुलर टेम्परेचर पर सीधे सीधे पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मोल फ्रिक्शन के। ये बात आपकी समझ में आ जानी चाहिए, कोई ज़्यादा कठिन लॉ नहीं है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपके सामने नोट हुआ है। अब देखो, अगर दो वोलेटाइल कंपोनेंट आप उसके अंदर मिला रहे हो, लेट टू volatile components A and B, मतलब आपने जो सॉल्यूशन लिया है उसमें दो कंपोनेंट ले रहे हैं हम, A और B। इन सॉल्यूशन देयर वेपर प्रेशर, उनका जो वेपर प्रेशर है, और वेपर प्रेशर लिख दो, चाहे यहां पर आपने क्या लिया है, पार्शियल प्रेशर लिया है ना, देयर पार्शियल प्रेशर। कंपोनेंट है कि तुम्हारे ए और बी, और उनके पार्शियल प्रेशर को हम डिनोट कर रहे हैं किससे, पी ए और पीबी से। कंपोनेंट ए का पार्शियल प्रेशर पी ए, कंपोनेंट बी का पार्शियल प्रेशर पीबी। समझ में आ रही बात। एंड दियर मोल फ्रिक्शन इज, और उनके मोल फ्रिक्शन, एंड दियर मोल फ्रिक्शन इज, क्या हो जाएंगे, ए कंपोनेंट का तो एक्स हो जाएगा और बी कंपोनेंट का क्या हो जाएगा, एक्स बी। आराम से देख लो, आपने वोलेटाइल सॉलिड के लिए राउल्ट का लॉ हमको नोट करना है यहाँ पर। तो जब वोलेटाइल सॉल्यूट हो सॉल्यूशन में, तो ऐसे सॉल्यूशन के लिए जो पार्शियल प्रेशर होता है कंपोनेंट्स का सॉल्यूशन के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं उनका जो पार्शियल प्रेशर होता है वो उनके मोल फ्रिक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और यहाँ पर हमने मान लिया कि वोलेटाइल जो कंपोनेंट्स हैं वो हमने ए और बी मान लिए, और उनके पार्शियल प्रेशर पी ए और पी बी, और उनके मोल फ्रिक्शन क्या हो गए, एक्स ए और एक्स बी। तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, क्या कहता है राउल्ट्स, पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, कहता है कि नहीं कहता है इस बात को। तो पी ए बराबर क्या हो जाएगा, पी नॉट ए एक्स ए। यहाँ पर पी नॉट ए मैंने कांस्टेंट लगाया है, पी नॉट ए क्या लगाया है, कांस्टेंट लगाया है। और ठीक इसी प्रकार से पी बी प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, एक्स बी के, और पी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट बी एक्स बी। इसको इक्वेशन 1 मान दो, इसको इक्वेशन 2 मान दो। अब देखो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, हियर पी नॉट ए और पी नॉट बी, ये दोनों क्या हैं, एज ए कांस्टेंट यहाँ पर यूज किए हैं, लेकिन इनको हम क्या बोल सकते हैं, एज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। इनकी जो प्योर कंडीशन थी, आपको बताया था ना मैंने अभी, जब आप
अकेला क्या ले लें, कंपोनेंट ले लें, अकेला सॉल्यूट लें और उसका वेपर प्रेशर निकाल लो, और उस सॉल्यूट को आप सॉल्वेंट के साथ ऐड करके सॉल्यूशन बना दो, उसके बाद वेपर प्रेशर निकालो। तो जो प्योर सॉल्यूट होगा उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा आएगा और सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर कम आएगा। इस बात को तो आप आराम से समझ जाएंगे, समझ में आ रहा होगा। तो प्योर कंडीशन में वेपर प्रेशर मान लिया हमने पी नॉट ए कंपोनेंट ए का, और प्योर कंडीशन में ना हमने वेपर प्रेशर मान लिया बी कंपोनेंट का पी नॉट बी। समझ में आ रही है ना बात। अब यहाँ से आगे देखते हैं, अगर आपको सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है तो यहाँ पर मैं आगे लिखता हूँ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अगर आप सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालोगे तो क्या करेंगे, दोनों कंपोनेंट के जो यहाँ पर पार्शियल प्रेशर हैं उनको ऐड कर दोगे। ये सॉल्यूशन का हो गया, इसको मैं PS लिख दूँ, जाते पता पड़ जाए तुमने। P सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन का प्रेशर है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, PA प्लस PB। भाई सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के लिए आप दोनों जो कंपोनेंट हैं उनके वेपर प्रेशर को क्या कर दोगे, ऐड कर दो। दोनों के वेपर प्रेशर को क्या कर दोगे बेटा, यहाँ पर ऐड कर दोगे। समझ में आ गई। तो PS बराबर क्या हो जाएगा, PA प्लस PB। अब देखो इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 लिख दूँ। अब आप क्या करिए, इक्वेशन 3 में फर्स्ट और सेकंड से वैल्यूज रख दीजिए PA और PB की। इक्वेशन 3 में पुट द वैल्यू ऑफ PA एंड PB। तो क्या हो जाएगा, देखो PS बराबर, PS इक्वल टू PA की वैल्यू क्या है, P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भाई, चेक कर लो एक बार। चलो दिख रहा है। PS इक्वल टू क्या हो जाएगा, P देखो PA की वैल्यू तो E रही और PB की वैल्यू E रही, दोनों को दोनों रख दी। इसको इक्वेशन नंबर में 4 डाल देता हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम, आप लोग जानते हैं कि जो मोल फ्रिक्शन होता है उसका रिलेशन मैंने आपको बताया था। मोल फ्रिक्शन का जो रिलेशन बताया था वो किसी को ध्यान है क्या, बताओ, किसी को ध्यान हो तो क्या होता है। देखो, वी नो दैट XA प्लस XB इक्वल टू क्या होता है, 1, और XA इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, 1 माइनस XB। अरे XA की वैल्यू कहाँ निकल जाएगी, 1 माइनस XB आवेगी कि नहीं आवेगी। अब हम क्या करते हैं कि इस XA की वैल्यू को समीकरण नंबर 4 में, इक्वेशन 4 में आप XA की वैल्यू रख दीजिए। इक्वेशन 4 में आप XA की वैल्यू रख दीजिए। देखो PS इक्वल टू, यहाँ पर देख लो P नॉट A, और XA की जगह पर आपको क्या रखना है, 1 माइनस XB प्लस PB प्लस PB इंटू P नॉट B इंटू XB। क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखो यहाँ को मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे P नॉट A एक तो जाएगा माइनस P नॉट A XB प्लस P नॉट B XB। क्लियर, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें से, इसमें देखो चेक करो, XB कॉमन आ रहा हो ना, XB कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो XB कॉमन आ रहा है तो मैं देखो या एक P नॉट B XB है पहले मान रहा हूँ और P नॉट A XB है पीछे मान रहा हूँ। तो P नॉट A प्लस
एक्स बी कॉमन आ गया तो पी नॉट बी प्लस पी नॉट ए माइनस, भाई प्लस का पी नॉट बी एक्स बी तो पहले आ गो और माइनस का पी नॉट ए एक्स बी कहाँ चले गो, बाद में चले गो, वापस पीछे को पीछे चले गो। ये कोई दिक्कत थोड़ी है, ऐसे नोट करने में। आप मैथ के हो, मैथ के स्टूडेंट इसको समझ गए होंगे। और ये आ गया बेटा आपका इक्वेशन नंबर 5। क्या आ गया, ये इक्वेशन नंबर 5 आ गया, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, एक ग्राफ खींचना है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है बेटा, एक ग्राफ खींचना है। अब देखो ग्राफ को खींचने के लिए मैं इसको ऊपर से इरेज कर दूँ, ठीक है ना, ऊपर से थोड़ा सा इरेज कर दूँ। आप राउल्ट के लॉ को नोट कीजिए। राउल्ट के लॉ को नोट करने के बाद आप नीचे ये मैंने माना था वोलेटाइल जो कंपोनेंट्स थे वो ए और बी थे, ठीक है ना। सॉल्यूशन के अंदर उनके पार्शियल प्रेशर पी ए पी बी मान लिए थे और मोल फ्रैक्शन एक्स से एक्स बी आ गया था। तो राउल्ट के लॉ के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ निकाली हैं। तो पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है, पी ए यहाँ पर प्रोपोर्शनल का साइन हमने हटाया और इक्वल टू लगाया है। तो पी नॉट ए एच ए कॉन्स्टेंट यहाँ पर यूज़ किया है। इसी तरह से यहाँ पर पी नॉट बी एच ए कॉन्स्टेंट यूज़ किया है। और पी नॉट ए और पी नॉट बी दोनों के दोनों क्या हैं, दोनों के दोनों हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, यानी कि प्योर कंडीशन में ए और बी जो कंपोनेंट हैं उनके वेपर प्रेशर माने। इसको मैंने पहले भी आपको लोअरिंग जो वेपर प्रेशर था ना उसमें आपको एक्सप्लेन किया था कि पी नॉट माइनस पी, आप जब पूरे सॉल्यूशन का क्या निकाल रहे होते हो, वेपर प्रेशर निकाल रहे होते हो, ठीक है ना। तो मैं इसको ऊपर से अरेंज करके इसके बिटवीन एक ग्राफ फॉर्म करना है। अब देखो इसमें आपने जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ लिए हैं, इन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ की हेल्प से हमको एक ग्राफ प्लॉट करना है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ प्लॉट ए ग्राफ, ठीक है ना। एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। देखो ग्राफ को बड़े गौर से समझना बेटा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इधर ले रहा हूं मैं वेपर प्रेशर और इधर भी ले रहे हैं हम वेपर प्रेशर, ठीक है। दोनों साइड में क्या ले रहे हैं बेटा, हम वेपर प्रेशर ले रहे हैं। अब वेपर प्रेशर दोनों साइड में लेने के बाद क्या करते हैं हम, देखो यहाँ पर तो मैं लिख रहा हूँ पी नॉट ए, दो कंपोनेंट है ना सॉल्यूशन में, ए और बी, ठीक है ना। तो ए कंपोनेंट है तुम सॉल्यूट मान लो, बी कंपोनेंट है तुम सॉल्वेंट मान लो, ऐसे मान सके हम। तो जो पी नॉट बी को इससे थोड़ा सा मैं ऊपर लिख रहा हूँ, यहाँ पे पी नॉट बी, पी नॉट बी को थोड़ा सा ऊपर लिख दिया है और पी ए को थोड़ा सा नीचे लिख दिया है, ठीक है ना। और देखो यहाँ पर एक बार तो मान रहे हैं हम एक्स ए इक्वल टू 1 और एक्स ए बी इक्वल टू 0। इस जगह पर हम क्या मान रहे हैं, एक्स ए इक्वल टू 1 और एक्स बी इक्वल टू 0। और यहाँ पर क्या मान रहा हूँ मैं, एक्स ए इक्वल टू 0 और एक्स बी इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में आपको ग्राफ को प्लॉट करना है। अब ये जो एक्स ए और एक्स बी की जो वैल्यूज़ हैं इनको आप इक्वेशन नंबर 4 में रखिए। अब इक्वेशन नंबर 4 में अगर हम
एक्स ए की वैल्यू रखते हैं। किसकी रखते हैं? एक्स ए की वैल्यू। तो एक्स ए की वैल्यू क्या हो गई? 1 और एक्स बी की वैल्यू क्या हो गई? 0। तो एक्स बी की वैल्यू 0 हो गई तो ये तो पूरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और एक्स ए क्या हो गया? 1 हो गया। तो क्या बचा आपके पास? पी एस इक्वल टू पी नोट ए। क्या बचा आपके पास? पी एस इक्वल टू पी नोट ए, यानी कि सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो कंपोनेंट ए के प्योर कंडीशन में वेपर प्रेशर के कैसा होगा? कैसा होगा बेटा? इक्वल होगा कि नहीं होगा? इक्वल होगा कि नहीं होगा? इक्वल होगा। और जब अगर इक्वल होगा तो ये जो कंडीशन है, ये जो कंडीशन है ये कौन सी इक्वेशन में जा रही है? पी एस इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। किसके अकॉर्डिंग जा रहा है? इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जा रहा है ना। अब ये वाला जो यहाँ पर पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए आ रहा है, ये कौन सा ग्राफ प्लॉट करेगा? वाई इक्वल टू एम एक्स। वाई इक्वल टू क्या प्लॉट करेगा? ये एम एक्स करेगा कि नहीं करेगा? और ये वाई इक्वल टू एम एक्स जो होगा वो क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होती है। क्या होती है? स्ट्रेट लाइन होती है। तो इसको तो आप देखो, इस वाले मेन पॉइंट से मिला दो, इसको तो आप इस वाले मेन पॉइंट से मिला दो। अब हम क्या करते हैं? अब आप करो, एक्स ए की वैल्यू तो क्या ले 0 और एक्स बी की वैल्यू क्या ले 1, इसी में रखो। इसकी तो 0 कर दी, समझ में आ गई बात, और इसकी क्या कर दी? 1 कर दी। अब आपके पास कंडीशन कौन सी आ गई? इक्वेशन नंबर 2 की आ गई। कौन सी आ गई? इक्वेशन नंबर 2 की आ गई ना। और इक्वेशन नंबर 2 का जो ग्राफ प्लॉट होगा वो भी कैसा होगा? y इक्वल टू एम एक्स के अकॉर्डिंग होगा। और y इक्वल टू एम एक्स के अकॉर्डिंग जो ग्राफ होते हैं वो कैसे होते हैं? जो आपका मेन पॉइंट होता है, मूल बिंदु जो होता है, उससे स्ट्रेट लाइन होती है। उससे क्या होती है? स्ट्रेट लाइन होती है। तो ये पी नॉट बी से आप यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए। ध्यान से चेक करना। ये तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट के लिए हो गया, इसके अकॉर्डिंग आपने ग्राफ प्लॉट किया है। पी ए इक्वल टू क्या हो गया? पी नॉट ए एक्स ए। ये तो इसके अकॉर्डिंग हो गया था ना। और दूसरी वाली जो ये लाइन खींची है आपने, ये कौन सी इक्वेशन के अकॉर्डिंग खींची है? सेकंड, पी बी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। आगे बात समझ में? अब देखो, अब आप यहाँ पर, अब आप यहाँ पर एक ग्राफ और बनाएंगे। एक ग्राफ और किसका बनाएंगे? इक्वेशन नंबर 3 का। और इक्वेशन नंबर 3 का जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। भाई इक्वेशन नंबर 3 से आपको ये आया था ना, तो ये तो हो गया एम एक्स और इसको मान लेते हैं हम सी। और y इक्वल टू एम एक्स सी का जो ग्राफ प्लॉट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? इस पॉइंट से स्टार्ट होता है। ये आपको मैथ में पता होगा। और y इक्वल टू एम एक्स का जो ग्राफ प्लॉट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? मेन पॉइंट से ऐसे स्टार्ट होता है। आ रही बात समझ में? तो इसको आप इक्वेशन नंबर 3 का जो ग्राफ था उसको इस तरह से y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, क्योंकि इक्वेशन 3 में आपने वैल्यूज़ रख दी थी। वैल्यू रखने के बाद आपको ये वाले इक्वेशन ऑब्टेन हुआ था, ठीक है ना। अब ये वाला जो इक्वेशन ऑब्टेन हुआ था उससे आप लास्ट में इक्वेशन नंबर 5 पर पहुंच गए थे। तो आप इसको एम एक्स मान लो, इसको सी मान लो। ये भाई इसको हम इस पोर्शन को पहले लिख सकते हैं, इस पोर्शन को हम बाद में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हो गया इक्वेशन नंबर 5 के अकॉर्डिंग, ठीक है ना।
तो ये वाला ग्राफ किस तरह से प्लॉट होगा, इस तरह से। तो इसलिए आप यहाँ पर क्या करोगे, एक इस तरह से लाइन बना दोगे, ये लाइन बन जाएगी। और ये कौन सी इक्वेशन की बन गई बताओ, ये वाली इक्वेशन 5 आई थी ना, और ये 5 इक्वेशन कहाँ से आई थी, चलो मेन इक्वेशन क्या थी आपकी, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। इसमें तो वैल्यूज रखते गए थे आप, तो मेन इक्वेशन क्या थी हमारी, थर्ड। तो ये कौन सी इक्वेशन का ग्राफ आ गया, PA प्लस PB। क्लियर। ये बेटा ग्राफ बनेगा आपको राउल्ट लॉ का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ग्राफ एग्जाम की दृष्टि से। ये सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए था, ये हमको नोट नहीं करना है, ठीक है ना। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, अगर आपको एग्जाम में राउल्ट्स लॉ आता है, किसके लिए, जब आपका जो सॉल्यूट है वो सॉल्यूट कैसा है, वोलेटाइल। तो आपको क्वेश्चन ये होगा कि वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए राउल्ट्स लॉ को एक्सप्लेन कीजिए। तो वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए आप राउल्ट्स लॉ का एक्सप्लेन करेंगे, तो फर्स्ट में तो आपको राउल्ट लॉ लिखना है, और उसके बाद आपको ये रिलेशन निकाल के लाना है। आपको जो आपने कंपोनेंट माने, उन कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर और उनके मोल फ्रिक्शन दोनों को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख देना है। तो ये कंपोनेंट ए का पार्शियल प्रेशर और ये कंपोनेंट ए का मोल फ्रिक्शन, और इससे हमको ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट प्राप्त हो गया। ये कंपोनेंट बी का पार्शियल प्रेशर, ये कंपोनेंट बी का मोल फ्रिक्शन, इन दोनों से हमको ये वाला इक्वेशन ऑब्टेन हो गया। अब यहाँ पर हमने ये बता दिया कि पी नॉट ए और पी नॉट बी क्या हैं। प्योर कंडीशन में दोनों कंपोनेंट के क्या होते हैं, वेपर प्रेशर होते हैं। अब अगर हमको सॉल्यूशन का कंप्लीट वेपर प्रेशर निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी, कंपोनेंट ए मान लें हम सॉल्यूट और कंपोनेंट बी मान लें हम सॉल्वेंट, दोनों के वेपर प्रेशर है अगर हम जोड़ देंगे तो हमको कंप्लीट सॉल्यूशन को वेपर प्रेशर आ जाएगा। तो कंप्लीट सॉल्यूशन को वेपर प्रेशर निकाल दियो, ठीक है ना। अब इस इक्वेशन थर्ड में हमने पी ए और पी बी की वैल्यूज़ को पुट किया है समीकरण नंबर 1 और 2 से। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हमने यहाँ पर जो वैल्यूज पुट की हैं, तो ये आपको ये इक्वेशन नंबर 4 ऑब्टेन हुआ है। और इक्वेशन नंबर 4 के बाद आप जानते हो कि मोल फ्रिक्शन XA प्लस XB इक्वल टू 1 होता है, ठीक है ना। तो XA की वैल्यू क्या निकाल दी हमने, 1 माइनस XB। अब इक्वेशन 4 में आपने XA की वैल्यू रखी है, इस इक्वेशन 4 में आपने किसकी वैल्यू रखी है, XA की। तो देखो इक्वेशन 4 में XA की वैल्यू रख दी मैंने यहाँ पर, ठीक है ना। अब इसके बाद पी नॉट ए का मल्टीप्लाई कर दिया इस ब्रैकेट के साथ, तो मेरे पास ये वैल्यूज़ आ गई। अब इन वैल्यूज़ में मैंने क्या किया कि ये जो पॉजिटिव चार्ज वाला है इसको तो मैंने पहले ले लिया और नेगेटिव चार्ज वाले को बाद में लिया है, समझ में आ रही ना बात। तो इन दोनों में से XB कॉमन आ सकता है, तो मेरे पास क्या बचेगा, पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन आपके पास आ गए। अब इन सभी इक्वेशन से हमको एक ग्राफ को प्लॉट करना है, ठीक है ना। क्या करना है, ग्राफ को प्लॉट करना है। तो ये जो ग्राफ आपने प्लॉट किया है ये इन इक्वेशंस की हेल्प से किया है। अब इसमें रटना नहीं है, समझो इसको। इसमें हमने क्या किया है, इसमें जो आपने XA और XB की वैल्यूज़ लिए हैं, वैल्यूज़ लेते हैं हम, XA और XB की वैल्यूज़ लिए इस कॉर्नर पर, तो मैंने लिया XA इक्वल टू 1 मान लिया और XB इक्वल टू क्या होता है, 0। और इस कॉर्नर पर हमने XA को, क्योंकि यहाँ से तो जो ग्राफ होगा आपका, ये अगर XA 1 है तो ये इंक्रीज होगा, तो देखो ये इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। और XB इक्वल, यहाँ पर XB 1 है तो ये इधर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। तो और थर्ड में इक्वेशन में क्या होगा, दोनों का जो ग्राफ होगा वो किसके अकॉर्डिंग आएगा, इक्वेशन नंबर 5 के अकॉर्डिंग आएगा। वो टोटल बिलियन का जो कंप्लीट बिलियन है, कंप्लीट सॉल्यूशन है, उसका ग्राफ आ जाएगा। उस सॉल्यूशन के अंदर जो दोनों कंपोनेंट्स थे, उन दोनों कंपोनेंट्सों को ऐड करने पर जो हमको यहाँ पर ग्राफ ऑब्टेन होता है वो इस तरह का होता है। तो आपको इसमें 3 ग्राफ मिल रहे हैं। ये तो कंप्लीट सॉल्यूशन का है, ये कंपोनेंट बी का है और ये कंपोनेंट ए का है। तो इस तरह से आपको ग्राफ और राउल्ट्स लॉ ये कंप्लीट ध्यान रखना है, किसके लिए,
वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए। थोड़ा सा आपको अटपटा लग रहा होगा, कठिन लग सकता है, लेकिन आप अगर इसको 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे आराम से आपकी समझ आ जाएगा। ज़्यादा कठिन नहीं है बेटा, बिल्कुल भी, ठीक है ना। अब आज के इस वीडियो के लिए तो राउल्ट्स के वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए ही, वोलेटाइल सॉल्यूशन जो होता है उसके लिए ही हमने ये राउल्ट का लॉ यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। अगर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए भी एक्सप्लेन करें तो वीडियो लंबा हो जाएगा थोड़ा, और टॉपिक भी आपको बड़ा लगेगा, ठीक है ना। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए नेक्स्ट वीडियो में आपको राउल्ट लॉ के एक्सप्लेन करेंगे। ओके, टिल देन गुड बाय।